नमस्कार साथियों, 4 राज्यों के चुनावी नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और इन 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ था उसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है। और आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कारण रहे जिसके वजह से कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई। कांग्रेस की क्या कमजोरियां रही जिसके वजह से वो चुनाव हार गई। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि कांग्रेस के लिए ये सोचने का वक्त है कि इस चुनाव को वो 2024 का सेमीफाइनल मान रहे थे और जो उनका परफॉर्मेंस रहा है 3 राज्यों में जो उन्हें हार मिली है और बुरी हार मिली है, उसको देखते हुए वो 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, उनके बड़े राजनेताओं को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि 2024 में जब मोदी जी उनके सामने होंगे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, तो वो कैसे रोक पाएंगे मोदी को। या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज से इतना निराश होकर के घर पे बैठ जाएंगे और वो मैदान छोड़ देंगे 2024 के चुनाव का और आसानी से मोदी जी निकल जाएंगे। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को भी सोचना पड़ेगा नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, ममता बनर्जी को और अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल को, कि वो कैसे जो है इस इंडिया गठबंधन को बनाए रखें, ना सिर्फ बनाए रखें बल्कि जनता के बीच में भी ले जाएं। वो ऐसी योजना बनाए जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उससे लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन का कोई मनोबल उठा होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन का मनोबल और गिर गया है। और जो नतीजे सामने आए हैं उसमें साफ साफ ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी कितने समय के बाद इस झटके से उभरती है वो देखने वाला रहेगा। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि वो कौन सी गलतियां की कांग्रेस पार्टी ने जिसके वजह से वो चुनाव हार गई। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान को अगर आप देखिएगा तो खुद ब खुद समझ में आपको आने लगेगा कि कांग्रेस पार्टी से क्या गलती हुई। कांग्रेस पार्टी से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो छोटे पार्टियों को तवज्जो नहीं दी, छोटे पार्टियों को कमजोर समझी और ये समझी कि अगर इनके साथ हम गठबंधन करेंगे तो हमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आप राजस्थान के नतीजों पर गौर करें तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया होता या फिर उम्मीदवार के चुनाव पर थोड़ा सा ध्यान दिया होता, सही उम्मीदवार दिया होता, तो ये नतीजे बिल्कुल नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है 115 सीट जीती है। ये कोई बहुत बड़ी जीत राजस्थान में बीजेपी की नहीं है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी जब भी जीती है वो 130 प्लस रही है। लेकिन बहुत मुश्किल से बीजेपी जो है 115 सीट जीती। हालांकि हर जीत होती है, लेकिन कांग्रेस की सोचने की बात है कि कांग्रेस जो है वो 69 पे रुक गई है। आप यहां पर देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 8 है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दोनों पार्टियों के होते हैं। अगर कांग्रेस ने ध्यान दिया होता और सही उम्मीदवार दिया होता तो ये जो 8 कैंडिडेट आप देख रहे हैं जो इंडिपेंडेंट लीड कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन ये जीत भी जाएंगे क्योंकि इनका लीड का मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो ये 8 की संख्या जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ती है। ना सिर्फ ये कांग्रेस के साथ जुड़ती है बल्कि ये अपने साथ कुछ वोट ऑफ परसेंटेज भी लेके आते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ये कैसी बात कर रहा हूं, तो आप देख लीजिए यहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी जो है जो 3 सीट जीतते हुए दिख रही है। देखने में तो ये आंकड़ा बहुत छोटा है कि 3 विधानसभा में उनके एमएलए जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको पूरे राजस्थान के प्रभाव में देखेंगे तो कई ऐसे सीटें रही जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी जो है वो 1000 से लेकर के 5000 और 10,000 तक वोट पाई है। अगर ये गठबंधन में मिलकर लड़ती कांग्रेस के साथ तो नतीजे कुछ और हो सकते थे, क्योंकि बीजेपी जो जीत दर्ज की है वो बहुत बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। बहुमत से केवल 15 सीट वो ज्यादा जीत पाई है। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ समझौता कर लिया होता, उन्हें कुछ सीट दे दी थी चुनाव लड़ने के लिए, तो वो ये चुनाव शायद जीत सकते थे या जीत के करीब पहुंच सकते थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर की भूमिका निभाया दलित वोटरों ने। बहुत सारे लोग ये समझने लगे हैं कि मायावती जो है वो घर पर बैठ गई हैं, ज़्यादा रैलियां नहीं करती हैं, तो वो खत्म हो गई है, उनकी पार्टी खत्म हो गई है, उनका कोई जनाधार नहीं बचा है। लेकिन राजस्थान के चुनाव ने ये भी बता दिया है कि आज भी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो बीएसपी है और उनकी सबसे बड़ी कोई नेता है तो वो मायावती है। अगर कांग्रेस ने मायावती जी से बात किया होता, बीएसपी से बात किया होता और उनके साथ समझौता करके गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही होती तो आप देख सकते थे कि यहां पर शायद कांग्रेस ये जो है चुनाव जीत जाती है। देखने के लिए तो केवल 2 सीट बीएसपी जीती है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में कई ऐसे सीटें होंगी जहां पर बीएसपी का कैंडिडेट जो है वो 5000 से लेकर के 1000 तक और कहीं कहीं पे 10,000 तक वोट पाया होगा। अगर ये मिल करके चुनाव लड़ते तो यकीनन कांग्रेस को फायदा होता। हालांकि इस चार्ट में जो है लेफ्ट पार्टी नहीं दिखाई दे रही है, सीपीआई और सीपीआईएम जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। उनके साथ भी अगर गठबंधन कांग्रेस की होती तो कांग्रेस को फायदा होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस का जो है ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। सबसे बड़ी वजह यही रही, कांग्रेस बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि मोदी जी से बहुत सारे लोग नाराज हैं,
हमारी हमारी स्कीम जो है वो जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, हमारी एक लहर चल रही है और आसानी से हम जीत जाएंगे। इस झूठी लहर को आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस नहीं बचा पाई। जितने भी एग्जिट पोल आए, ओपिनियन पोल आए, तमाम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेगी। भूपेश बघेल बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री है, लेकिन क्या पता था भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को कि उनका यही ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबेगा। छत्तीसगढ़ का चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस को लड़ना चाहिए था उस तरीके से लड़ा नहीं, उन्होंने हल्के में लिया और हल्के में लेने का नतीजा क्या है, एक जीता हुआ राज्य वो गवा दिए और केवल जो है 36 सीटों पे सिमट गए और बीजेपी 54 सीटों पर बढ़त बना ली है। यानी कि बहुमत से वो 8 से 9 सीट ज़्यादा अभी लीड बनाई हुई है। हालांकि मेरा मानना है कि 10 से ज़्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुमत से आगे रहेगी और अपनी सरकार बनाएगी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा लोगों को मध्य प्रदेश का रिजल्ट देख करके कि जिस मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी है, उस मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी वहाँ पर मामा जी इतने पॉपुलर हुए, उनकी लाडली बहना योजना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ महिलाओं के बीच में कि ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि 164 तक बीजेपी पहुंच सकती है। बहुत सारे लोग जो है ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि ईवीएम को लेकर के क्या झोल है, झोल हो सकता है, लोगों के मन में जो संशय है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस केवल और केवल राजस्थान में लड़ते हुए दिखी, उस तरीके से मध्य प्रदेश में भी लड़ते हुए चुनाव नहीं दिखी। उसके अलावा ना तो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखी। राजस्थान में भले ही कांग्रेस हार गई है, थोड़ी सी समझदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उनके बड़े राजनेताओं ने और जो रणनीतिकार थे उन्होंने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होता तो कांग्रेस यहां पर जीत सकती थी राजस्थान का चुनाव। राजस्थान का चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि वो जमीन पर तालमेल नहीं बैठा पाए और जमीन पर तालमेल ना बैठाने के बाद भी जो छोटी पार्टियां थी उनको इज्जत नहीं दी। अगर छोटी पार्टियों को इज्जत मिलता, थोड़ा सम्मान मिलता, उनके साथ गठबंधन किया जाता तो आसानी से राजस्थान का चुनाव कांग्रेस जीत जाती। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इन 3 राज्यों में सबसे अच्छी चुनाव कहीं लड़ी है कांग्रेस, वो राजस्थान में ही लड़ी है। इससे पहले जब भी राजस्थान में कांग्रेस हारती थी तो वो 25, 30, 35 सीटों पर सिमट जाती थी, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि वो 70 सीटों के आसपास पहुंची। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अशोक गहलोत की, लेकिन उनसे एक ही मिस्टेक हो गई, मेरा यह मानना है उनसे एक ही मिस्टेक हो गई कि वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं की। लेकिन जो होना था तो वो हो गया। अच्छी बात ये रही कि कांग्रेस के लिए साउथ इंडिया से बहुत अच्छी खबर निकल करके आई कि तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बनाते हुए दिख रही है। वो तेलंगाना जहां पर केसीआर और बीआरएस टीआरएस का दबदबा माना जाता था, वहां पर कांग्रेस उलट फिर कर रही है और बीआरएस को हरा करके अपनी सरकार बना रही है। यहां पर इनकी जीत के क्या मायने हैं? इनके जीत के सबसे बड़े मायने ये है कि यहां पर वो टीम चुनाव लड़ी जो कर्नाटका का चुनाव लड़ी थी। कर्नाटका में जिस तरीके से कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जम करके लड़ाई लड़ी और जो मुद्दे थे उसको उठाया भारतीय जनता पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया, वही टीम तेलंगाना पहुंची और उन्होंने जमीन पर ऐसा समीकरण बनाया, इतनी मेहनत की कि आसानी से वो तेलंगाना में चुनाव जीत गई। तेलंगाना में जो टीम चुनाव लड़ रही थी वो डीके शिव कुमार की थी। सिद्धरमैया भी यहाँ प्रचार करने के लिए आए और जमीनी हकीकत को पहचानते हुए कांग्रेस ने रणनीति बनाया और जो एंटी इनकम्बेंसी केसीआर के खिलाफ था उसका फायदा उठाया और तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस चुनाव ने यह भी बता दिया है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होती है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परिणाम भारी हो जाता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव को छोड़ दें और कर्नाटका के चुनाव को छोड़ दें तो ज़्यादातर राज्यों में यही देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी के साथ कांग्रेस को हरा देती है। आप छत्तीसगढ़ में देखें ना क्या हुआ है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हुई है वहां पर बुरी तरीके से कांग्रेस हार गई है, जीता हुआ स्टेट हार गई है। इसी तरीके से उत्तराखंड भी हार गई थी, जब कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी जीत सकती है लेकिन उत्तराखंड में तो हवा चल रही कांग्रेस की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवा चली छत्तीसगढ़ में, वो मध्य प्रदेश भी हार गई। वो साफ साफ बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी जब आमने सामने होती है तो कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। वहीं कांग्रेस जो है वो रीजनल पार्टियों को आसानी से हरा देती है। हालांकि ये भी बहुत समय के बाद देखने को मिल रहा है कि रीजनल पार्टियां वो कांग्रेस से हार रही है। लेकिन साउथ इंडिया में अगर कांग्रेस मजबूत हुई है तो इसका फायदा जो है उन्हें उड़ीसा के चुनाव में मिलेगा। जब उड़ीसा में चुनाव होगा विधानसभा का तो वहां पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि जब भी साउथ इंडिया में कांग्रेस का प्रभाव पड़ता है
या फिर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होती है तो दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय पार्टी को उसका फायदा मिलता है, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो कांग्रेस को भी फायदा मिलता है। मेरा मानना है तेलंगाना के विधानसभा नतीजों का अगर कहीं कांग्रेस को फायदा मिलेगा तो वो केवल उड़ीसा में मिलेगा। बाकी हिंदी स्टेट में बहुत बुरी दुर्गति हुई है कांग्रेस की, और कांग्रेस के तमाम सेंट्रल लीडरशिप को यह सोचना होगा कि जिस तरीके से वो अदर बैकवर्ड के बड़े बड़े राजनेताओं के मजाक बनाते हैं, अखिलेश को अखिलेश वखिलेश कह देते हैं, जो कि एक ओबीसी चेहरा है, ओबीसी के नेता माने जाते हैं, उनका मजाक बनाना। उसके अलावा इंडिया गठबंधन में जो और तमाम पार्टियां हैं, चाहे नीतीश कुमार है, चाहे वो ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, उनको हल्के में आंकना, उनकी ताकतों को कम समझना, ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा दिया। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि हमारे साथ गठबंधन कर ले कांग्रेस, कर ले, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं होगा, और कोई गठबंधन ना होने का नतीजा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन जब शुरुआती दौर के रुझान आ रहे थे तो कई सीटों पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही थी, बसपा लीड कर रही थी। यही चीज़ मैंने राजस्थान के अंदर भी देखा कि कई सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी लीड कर रही थी, लेफ्ट की पार्टियां लीड कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं जो आज कांग्रेस हारी है उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको ले डूबा, उनका ये घमंड उनको ले डूबा कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं और हमारी हवा चल रही है और हमारे स्कीम्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए जनता के बीच में कि हम ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। अगर स्कीम्स के आधार पर ही चुनाव जीत जाते तो केसीआर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इनकी भी बहुत अच्छी स्कीम थी, वेलफेयर स्कीम थी, उसके बाद भी केसीआर चुनाव हार गई। तो कहीं ना कहीं जमीन पर अच्छा तालमेल नहीं बिठा पाई, बूथों पर अच्छी पकड़ नहीं बना पाई कांग्रेस, उसी का नतीजा जो है ये देखने को मिल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो चुनावी रिजल्ट आए हैं उसको लेकर के बहुत सारे बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो अजीब रहा है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। जब वो कुछ नहीं समझ पाए तो मैं अपनी कोई राय अभी नहीं देना चाहूँगा। रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरा साफ साफ मानना है कि सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की ये हुई है कि वो जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गई थी, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और छोटी पार्टियों को छोटा समझने की बड़ी भूल कर दी, और उसका वो नतीजा देख रही है, उसका खामियाजा भुगत रही है। अब जो है अगला चुनाव 2024 में लोकसभा का है, जहां पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा, लेकिन ये रिजल्ट देखने के बाद इंडिया गठबंधन के लोगों का भी मनोबल गिर गया होगा। जो तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल है उनका भी मनोबल गिरा होगा, और इस तरह के रिजल्ट अगर रहेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस है, उसका ये हाल है, तो 2024 में कैसे मुकाबला कर पाएगा मोदी लहर का? जब मोदी जी सामने होंगे उस वक्त कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी? अगर कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाएगी तो इंडिया गठबंधन भी अपनी पूरी ताकत लगा करके मोदी जी को नहीं रोक पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाएंगे। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है वो सपनों की दुनिया से बाहर आए, जमीन पर कार्य करे और जनता से सीधा कनेक्ट बनाए। अकेले राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस को नहीं जिता सकते हैं, अकेले खड़गे जी कांग्रेस को नहीं जीत दिला सकते हैं। कांग्रेस को अगर कोई जीत दिला सकता है तो वो देश की जनता है। देश की जनता को समझाना पड़ेगा, जमीन पे उतर करके सपनों की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा और छोटी छोटी पार्टियों को इज्जत देना पड़ेगा।